जय हिंद दोस्तों। भारत टीवी के इस समाचार के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं भारत अपनी पूरी टीम के साथ आपका स्वागत करता हूं और इस कार्यक्रम में हम आपको पूरे दिन की जो खबरें थी उसका हम अपडेट देंगे। सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो मास्क अवश्य लगाएं। तो अभी मैं मास्क हटा देता हूं क्योंकि रूम में कोई और नहीं है। तो लेकिन कोरोना के केसेस जैसे काफ़ी हैं देश में अभी, तो इसलिए मास्क अवश्य लगाएं और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। तो ये समाचार का कार्यक्रम है, इसमें आप अपनी बात रखें, अपने निष्पक्ष सुझाव रखें, अपने सवाल आप रखें। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। तो जो कोरोना के केसेस थे उनकी हम बात करते हैं। तो दिल्ली में स्थिति पहले से अब बेहतर है, केसेस ज़्यादा बढ़ नहीं रहे हैं और पॉजिटिविटी रेट भी कम हो रहा है। तो भारत में शनिवार को बीते 24 घंटों में जो हम पूरे देश के केसेस बताते हैं, तो 24 घंटों में कोरोना के 3,37,704 नए मामले सामने आए हैं। ये पूरे भारत की हम बात कर रहे हैं। ये जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने दी है। और तो वहीं बीते 24 घंटों में कुल 488 मौतें हुई हैं पूरे भारत में, और जिससे मरने वालों की संख्या अब 4,88,884 हो गई है। यानी कि पूरे भारत में जो तीनों फेजेस थे उसमें जो पूरे लोगों की मृत्यु हुई है, तीनों लहर आई है, फर्स्ट लहर जो पहली फेज, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, 4,88,884 लोगों की अभी तक मौत हुई है भारत में। तो देश में अब कोरोना के जो मामले हैं 21,13,365 सक्रिय मामले हैं, एक्टिव केसेस हैं 21,13,365। और अगर हम राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ 24 घंटों में कोरोना वायरस के 11,486 केस सामने आए हैं। तो कल भी तकरीबन इतने केस थे, तो 11,486 केस सामने आए हैं, जबकि कोरोना के जो संक्रमण दर है या पॉजिटिविटी रेट है वो 16.36% संक्रमण दर बनी हुई है। तो यानी कि 100 लोगों का अगर टेस्ट होता है तो 16 लोगों का कोरोना पॉजिटिव आता है। ये मतलब होता है पॉजिटिविटी रेट का। तो दिल्ली में जो केसेस हैं 11,486 और जो पॉजिटिविटी रेट है 16.36%, यानी 100 में से 16 लोगों को का जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आ रहा है दिल्ली में। और जो सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या है 58,593 हुई है। और 24 ये हम दिल्ली की बात कर रहे हैं। और 24 घंटों में जो 45 मरीजों की मौत हुई है दिल्ली में, और 5 जून के बाद एक दिन में सबसे ज़्यादा मौत 5 जून को हुई थी, 68 मौतें। तो 5 जून पिछले साल 5 जून को 68 मौत हुई थी कोरोना से। उसके बाद सबसे ज़्यादा मौतें आज हुई हैं, यानी कि 45 मौत हुई हैं जो पिछले 24 घंटों में जो दिल्ली में कोरोना से मौत हुई हैं। और जो कोरोना का मौत का आंकड़ा है दिल्ली में 25,586 आज तक, जो तीनों जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फेज है, तो तीनों में 25,586 कोरोना का मौत का आंकड़ा है दिल्ली की बात करें तो 58,593 मरीज कोरोना संक्रमित है, जिसमें से होम आइसोलेशन में 48,356। तो करीब जो 58,000 में से करीब 48,000 मरीज तो घर पे ही इलाज करा रहे हैं, यानी कि ज़्यादा गंभीर नहीं है उनमें जो लक्षण है। और सक्रिय कोरोना मरीजों की दर 3.28% है और रिकवरी दर 95.27% है, हम दिल्ली की बात करें तो। और दिल्ली में जो 24 घंटों में मैंने आपको बताया था आंकड़े आए हैं 11,486 केस आए हैं कोरोना के। और जो 24 घंटों में जो लोग डिस्चार्ज हुए हैं 14,802 वो लोग डिस्चार्ज हुए हैं। और जो टेस्ट हुए थे, कई लोग ये कह रहे हैं कि टेस्ट कम हो रहे हैं इसलिए केसेस कम आ रहे हैं। तो 24 घंटों में 70,226 टेस्ट हुए हैं। और जो टोटल जो दिल्ली में आज तक जो टेस्ट हुए कोरोना के वो है 3,44,01,748। ये मैं तीनों जो फेजेस का जोड़ के आपको बता रहा हूं। कंटेनमेंट जोन है उनकी संख्या है 43,457। दिल्ली की अगर बात करें 43,457। और कोरोना डेथ रेट है 1.44%। तो ये दिल्ली की हमने आपको बात करी। तो अपना ध्यान रखिए और बहुत ही ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलिए।
लेकिन वैसे आप अभी घर के अंदर ही रहें, क्योंकि कुछ दिनों की बस बात है और फिर आप आराम से घर से बाहर निकल सकते हैं। और केंद्र चुनाव आयोग ने बहुत ही अच्छा फैसला लिया है। जो राजनीतिक रैलियां थी, अब ये है कि 5 राज्यों में चुनाव होंगे, तो जो रोड शो है उस पर पाबंदी लगा दी है और 31 जनवरी तक बढ़ाई गई। तो यानी कि जो पाबंदी थी तो वो इसको अब 31 जनवरी तक कर दिया है। आप वर्चुअल रैली कर सकते हैं और खुद आप जो भीड़, जैसे जो जो अलग अलग पार्टियां जो रैली करती थी उसमें भीड़ आती थी, वो अब अलाउड नहीं है। चुनाव आयोग का ये फैसला है। तो ये पहले ये जो पाबंदी लग चुकी थी, करीब 8-9 जनवरी के करीब ये लग चुकी थी और अब इसको 31 जनवरी तक एक्सटेंड कर दिया है। तो ये बड़ा अच्छा फैसला लिया है चुनाव आयोग ने, हम ये कहना चाहेंगे। इस खबर को मैं विस्तार से आपको बता दूं। चुनाव आयोग ने के अधिकारियों ने 5 राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों और स्वास्थ्य अधिकारियों से बात करने के बाद राजनीतिक रैलियों और रोड शो पर पाबंदी 31 जनवरी 2022 तक से इसको अब 31 जनवरी तक कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने जब 8 फरवरी को 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था, 8 जनवरी को जैसे मैंने आपको बताया, तब उसने 1 हफ्ते के लिए रैलियां, रोड शो और जनसभा पर पाबंदी लगाई थी। इसके बाद में 15 जनवरी को 1 हफ्ते बढ़ा दिया गया था और हालांकि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब इसे 31 जनवरी तक लागू कर दिया है। तो 31 जनवरी तक रोड शो करना अलाउड नहीं है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। और चुनाव आयोग ने डोर टू डोर प्रचार अभियान पर भी नए दिशा निर्देश दिए हैं, जो गाइडलाइन दी हैं। अब डोर टू डोर कैंपेन में 5 की जगह 10 लोग शामिल हो सकेंगे। तो पहले 5 लोग शामिल हो सकते थे, अब 10 होंगे। हालांकि चुनाव आयोग ने पहले चरण वाली सीटों पर 28 जनवरी के बाद से रैलियां करने की छूट दे दी है। तो जैसे फर्स्ट फेज पे जिसमें इलेक्शन होंगे उसमें 31 जनवरी की जगह 28 जनवरी से रैलियां करने की छूट दे दी है। जबकि दूसरे चरण में जिन विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है वहां 1 फरवरी से रैलियां को लेकर भी ढील दे दी गई है। कोविड-19 के पालन के साथ सार्वजनिक स्थानों पर वीडियो वैन की भी इजाज़त दे दी गई है। तो कुछ छूट अवश्य दी है, लेकिन बहुत ही अच्छा फैसला किया है चुनाव आयोग ने। और यूपी में जो विधानसभा चुनाव होंगे वो 7 चरणों में होंगे, 7 फेजेस में। मणिपुर में 2 चरण में चुनाव होंगे, 2 फेजेस में। और उसके बाद गोवा उत्तराखंड में 1 चरण में ही 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। तो गोवा में और उत्तराखंड में 14 फरवरी को ही पूरा इलेक्शन हो जाएगा। और जबकि पंजाब में पहले मतदान 14 फरवरी को होना था, जिसे अब बढ़ाकर 20 फरवरी को कर दिया गया है। तो 14 फरवरी को गोवा और उत्तराखंड में 14 फरवरी को हो जाएंगे। पंजाब को भी 14 फरवरी को होना था, लेकिन उसको फिर सभी जो राजनीतिक पार्टी हैं, पहले कांग्रेस ने भी, फिर बीजेपी ने उनको रिक्वेस्ट करा कि ये जो 14 फरवरी की जगह है 20 फरवरी जो डेट बढ़ाई दी जाए। तो चुनाव आयोग ने वो बात मान ली और 20 फरवरी को अब पंजाब में चुनाव होंगे। अब कुछ और चुनाव की खबरों पे बात करते हैं। कैप्टन जो अब कांग्रेस पार्टी में नहीं है, कैप्टन अमरिंदर सिंह, तो वो अब भाजपा के साथ मिलके गठबंधन उन्होंने कराया कि और वो भाजपा के साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे। तो उन्होंने कहा है कि चन्नी और सिद्धू दोनों पंजाब के लिए निकम्मे हैं। कांग्रेस के अंदर की लड़ाई ही उनको चुनाव में सबक सिखाएगी। तो ऐसा कैप्टन का कहना है। कैप्टन भी कांग्रेस पार्टी में थे पहले, लेकिन पीछे वो उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी, अब खुद की पार्टी बनाई है और वो भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शनिवार को मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर बड़ा आरोप लगाया है और मीडिया से बातचीत में कैप्टन ने कहा है कि सीएम चन्नी अवैध रेत खनन में हिस्सेदार हैं। साथ ही उन्होंने पीपीसीसी प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में कहा कि उनमें सोचने की भी ताकत नहीं है। चन्नी और सिद्धू दोनों पंजाब के लिए निकम्मे हैं, ऐसा अमरिंदर सिंह का कहना है। और कांग्रेस के अंदर की लड़ाई ही उनको चुनाव में सबक सिखाएगी। कैप्टन ने हाल ही में पंजाब लोकसभा कांग्रेस पार्टी बनाई है। तो उनकी जो पार्टी का नाम है पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी, ये उनकी पार्टी का नाम है, पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी। और चुनाव में भाजपा के साथ वो गठबंधन उन्होंने किया है।
और कैप्टन ने कहा कि मेरे कार्यकाल में भी अवैध रेत खनन का मामला सामने आया था, मैंने जांच करवाई थी और मुझसे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पूछा था कि आप इसे रोकने के लिए क्या करने वाले हैं। तब मैंने उनसे कहा था कि आप बता दीजिए क्या एक्शन लेना है, क्योंकि ये शुरू होगा तो नीचे से ऊपर तक जाएगा। सोनिया ने मुझसे पूछा था कि रेत खनन में कौन कौन शामिल है। मैंने उनको बताया था इसमें नीचे से ऊपर तक सब शामिल हैं। जब ये बता रहे कि जब वो चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, मेरी यह गलती है कि मैंने अपने कार्यकाल में इन पर कार्रवाई नहीं करी, अमरिंदर का ही कहना है, और चन्नी से सवाल पूछे जाने चाहिए, वह भी रेत खनन में शामिल है। पंजाब में माफिया हावी है और उसमें हमारे मंत्रियों का भी हिस्सा उसमें शामिल रहता है। और कैप्टन ने दावा किया कि कांग्रेस डरी हुई है और सिद्धू अनसंतुलित व्यक्ति हैं, और उन्होंने सिद्धू के लिए कहा कि कौन किसको घर बैठाता है ये बात वक्त बताएगा, और सिद्धू और चन्नी पंजाब के लिए सही नहीं है। और वहीं अरविंद केजरीवाल के पास विकास का कोई मॉडल नहीं है, ये कैप्टन ने कहा। और आपके सीएम चेहरे भगवंत मान के बारे में कैप्टन ने कहा कि वो तो कॉमेडियन है, पंजाब को कॉमेडी नहीं गंभीरता की जरूरत है। तो जब इनसे आम आदमी पार्टी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये बताया कि भाई वो तो कॉमेडियन है, जो चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट बनाया है भगवंत मान आम आदमी पार्टी ने। और उन्होंने कहा कि चन्नी की सुरक्षा की लापरवाही की वजह से ही पीएम की सुरक्षा में चूक हुई थी। तो एक ये खबर है। तो पंजाब इलेक्शन के लिए और भी दूसरी जो खबर है, और भगवंत मान ने मुख्यमंत्री चन्नी को दी है चुनौती और धुरी से लड़े चुनाव। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं चैलेंज करता हूं चन्नी साहब को कि भाई धुरी से जहां से मैं चुनाव लड़ूंगा वहां से वो चुनाव लड़के दिखाएं और फिर देखते हैं जीत किसकी होती है। तो आम आदमी पार्टी पंजाब के मुख्यमंत्री उम्मीदवार भगवंत मान और ने मुख्यमंत्री चन्नी द्वारा आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को चमकौर साहिब से चुनाव लड़ने की चुनौती पर पलटवार किया है। तो खुद चन्नी जो चमकौर साहिब से चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस बात पे पलटवार किया है भगवंत मान ने, और उन्होंने कहा कि चन्नी को धुरी से अपने खिलाफ चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। वो कहते हैं भाई कि धुरी से आप चुनाव लड़के दिखाइए, फिर देखते हैं जीत किसकी होती है। तो धुरी से भगवंत मान चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि अब आप मेरे सामने आप आइए। तो शनिवार को अमृतसर में मीडिया को संबोधित करते हुए मान ने कहा कि शायद मुख्यमंत्री चन्नी को नहीं पता कि चमकौर साहिब विधानसभा रिजर्व सीट है, ना मैं और ना ही हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी वहां से लड़ सकते हैं। और अगर मुख्यमंत्री चन्नी को खुद पर और पंजाब के लोगों पर भरोसा है तो वो धुरी आए और मेरे खिलाफ चुनाव लड़े, मैं उनका स्वागत करूंगा। धुरी की जनता उचित फैसला करेगी। तो जो चमकौर साहिब सीट है वहाँ से मुख्यमंत्री चन्नी चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी आप लड़के दिखाइए हमारे साथ, या भगवंत मान लड़के दिखाए। तो भगवंत मान ने इसका पलटवार किया है कि मैं धुरी से लड़ूंगा, आप धुरी से हमारे साथ लड़के दिखाइए। और जो चमकौर साहिब है वो रिजर्व सीट है, तो मैं और मुख्यमंत्री साहब नहीं लड़ सकते वहाँ चुनाव, लेकिन जो हमारे वाली जो जनरल सीट है धुरी की, आप यहाँ से चुनाव लड़िए, फिर देखते हैं जनता किसको जिताती है। और इस पर जो राघव चड्ढा हैं, जो सह प्रभारी हैं आम आदमी पार्टी के पंजाब के, तो उन्होंने मोहाली में ये घोषणा की है कि चड्ढा ने संवाददाताओं को बताया है मान पूरे पंजाब के नेता हैं और राज्य भर में पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। आप एकमात्र पार्टी है जो मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ चुनाव में उतरी है। और उन्होंने ये भी कहा कि मान और अरविंद केजरीवाल ने मिलकर मजबूत टीम बनाई है। तो ये कह रहे कि भाई आम आदमी पार्टी ने तो अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर लिया, कांग्रेस क्यों नहीं डिक्लेयर करती, या बीजेपी कोई अपना चेहरा क्यों नहीं बताती। तो आम आदमी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है पंजाब में जिसने मुख्यमंत्री बताया कि भाई भगवंत मान हमारे मुख्यमंत्री होंगे अगर हम चुनाव जीतते हैं। तो आप भी अपना सवाल पूछ सकते हैं, सुझाव आप दे सकते हैं। और उत्पल के बहाने टीएमसी का प्रहार, जो ममता जी की पार्टी है टीएमसी, तो उन्होंने प्रहार किया है कि भाई भाजपा नहीं कर रही मनोहर पर्रिकर का सम्मान। तो गोवा में मैं आपको बता दूं कि गोवा के जो मुख्यमंत्री थे मनोहर पर्रिकर, तो उनके बेटे को भाजपा ने
टिकट नहीं दिया पणजी से, तो इसीलिए उत्पल नाम उनके बेटे का, तो उनको टिकट नहीं दिया, तो टीएमसी ने इस बात पे उन पर निशाना साधा है। तो गोवा विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा के लिए चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रही हैं और भाजपा और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर, जो मनोहर पर्रिकर जी थे, जो रक्षा मंत्री भी रहे थे, गोवा के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, तो उनके बेटे को बीजेपी ने पणजी सीट से टिकट नहीं दिया था और दो अलग उनको विकल्प बताए थे, लेकिन उन्होंने उसके लिए हामी नहीं भरी। तो भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर के बीच में विवाद भी चल रहा है और टिकट न मिलने से नाराज मनोहर पर्रिकर के बेटे ने पहले ही पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। इसके साथ ही अब वह पणजी सीट से बतौर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर चुके हैं। तो दूसरे दल इस भाजपा की अंदरूनी लड़ाई बताकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। यही कारण है कि विधानसभा चुनाव में अब यह बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। तो इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया है। तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि भाजपा पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के दिग्गज नेता मनोहर पर्रिकर का सम्मान तक नहीं कर रही। जाहिर सी बात है कि इस तरह का आरोप लगाकर टीएमसी चुनाव में सियासी फायदा ढूंढने की कोशिश कर रही है। टीएमसी ने यह भी दावा कर दिया है कि मनोहर पर्रिकर की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए भाजपा एक अपराधी का साथ ले रही है। टीएमसी गोवा के लोगों से अपील कर रही है कि वह इस चुनाव में भाजपा को वोट नहीं करे और सोच समझकर निर्णय ले। तो ममता बनर्जी की पार्टी है टीएमसी, तो वो ये कह रही है कि भाई अपने जो मुख्यमंत्री थे मनोहर पर्रिकर, तो उन्हीं के बेटे का अगर आप सम्मान नहीं करोगे तो किसका सम्मान करोगे, इसलिए लोग इनको वोट ना दें। और एक ये खबर है कि केंद्रीय जो चुनाव कमेटी की बैठक में चरणजीत चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू आपस में भिड़ गए। उसमें जो कैंडिडेट्स का डिसाइड होना था कि कौन सा किस कैंडिडेट को चूज करा जाए, तो उसमें आपस में ये दो लोग भिड़े हैं। ये तो इस खबर में थोड़ा प्रकाश डाल लेते हैं। तो पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर शनिवार को मोहर लगनी थी, यानी कि आज, लेकिन इस पर ग्रहण लग गया। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर फैसला नहीं हो पाया। बताया जा रहा है कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और पंजाब प्रदेश के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के मतभेदों के चलते प्रत्याशियों के नाम तय नहीं हो पाए। तो आखिरकार कांग्रेस ने 31 उम्मीदवार तय करने के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया। कमेटी में पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल राय होंगे, कांग्रेस पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अंबिका सोनी और पंजाब चुनाव के लिए स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन बनाए गए अजय माकन भी शामिल होंगे। और उधर पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर अपने तेवर जाहिर किए हैं। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री तय करने के लिए हाईकमान बैठा है। मैंने पंजाब मॉडल किसी पद के लिए नहीं बनाया है, मैं सिर्फ पंजाब के बारे में सोचता हूँ। पंजाब मेरा पैशन है, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि पंजाब के विकास के लिए काम करूँ, ऐसा सिद्धू का कहना है। और नवजोत सिंह सिद्धू ने इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी याद किया। उन्होंने कहा कि पंजाब के आसन्न विधानसभा चुनाव में रोजगार सबसे अहम मुद्दा है। सिद्धू ने कहा कि कौशल विकास के जरिए पंजाब में उद्यमी तैयार होंगे और उन्हें अलग अलग तरह के खेलों से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि पंजाब का विकास मॉडल डॉक्टर मनमोहन सिंह की सोच से जुड़ा हुआ है। तो विकास मॉडल दिया है नवजोत सिंह सिद्धू ने, लेकिन उन्हीं के जो मुख्यमंत्री हैं चन्नी, उनसे उनके मतभेद हो रहे हैं और जो लिस्ट फाइनल करने चाह रहे थे 31 उम्मीदवारों की कांग्रेस पार्टी, तो उसका चयन नहीं हो पाया है। इसलिए कांग्रेस ने एक कमेटी का गठन करा है जो इन 31 उम्मीदवारों को चूज करेगी। तो आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं, अपने सुझाव आप दे सकते हैं निष्पक्ष होकर। और एक जो खबर है कि पीएम मोदी ने जिला अधिकारियों के साथ आज संवाद किया। कई मानकों पर पिछड़े 142 जिलों में सुधार पर जोर दिया है प्रधानमंत्री जी ने। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा है कि सरकार ने 142 जिलों की पहचान करी है जो विकास में इतने पीछे नहीं हैं, लेकिन जिन एक दो पैरामीटर्स पे ये अलग अलग 142 जिले पीछे हैं। अब वहाँ पर भी हमें उसे कलेक्टिव अप्रोच के साथ काम करना है, जैसे हम आकांक्षी जिलों में काम करते हैं। तो मोदी ने कहा कि हमने 142 जिलों की पहचान की है जो अन्यथा प्रगतिशील हैं, विकसित हैं, लेकिन कुपोषण या शिक्षा जैसे एक या दो मानकों में कमी है उनमें।
अब हमें स्थिति को सुधारने के लिए सामूहिक रूप से काम करने की जरूरत है, जैसे कि हमने आकांक्षी जिलों के लिए किया है। यह हम सभी के लिए एक नई चुनौती है। हम इसे हासिल करने के लिए सामूहिक रूप से काम करना होगा। तो ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। और राहुल गांधी ने कहा है कि शुरू से ही जन अधिकारों को खत्म करने की कोशिश करती आ रही है मोदी सरकार। तो ये आरोप लगाया है मोदी सरकार के ऊपर राहुल गांधी ने। तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार शुरू से ही जन अधिकारों को खत्म करने की कोशिश करती आ रही है। और राहुल गांधी ने यह टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की के एक हालिया बयान की पृष्ठभूमि में की है, जिसमें उन्होंने कहा था कि आज़ादी के बाद के 75 वर्षों में हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में एक बुराई सबके भीतर घर कर गई है। ये बुराई अपने कर्तव्यों से विमुख होना, अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि ना रखना। हमने सिर्फ अधिकारों की बात करी है, अधिकारों के लिए झगड़ते जूझते समय खपाते रहे। तो ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था। तो प्रधानमंत्री ने 20 जनवरी को राजस्थान के माउंट आबू स्थित ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा आयोजित आज़ादी के अमृत महोत्सव के स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम को डिजिटल माध्यम से संबोधित करते हुए यह बात कही थी। तो इस पर राहुल गांधी ने लिखा है कि भाई जन अधिकारों के बिना दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का क्या मतलब। मोदी सरकार शुरू से ही जन अधिकारों को खत्म करने की कोशिश करती आ रही है। मौलिक अधिकारों समेत क्या इन अधिकारों के बिना आप भारत की कल्पना तक कर सकते हैं? भोजन का अधिकार, ताकि किसी को भूख का सामना ना करना पड़े। तो ये बोला है राहुल गांधी ने, जो पलटवार किया है प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर। और जम्मू कश्मीर मुठभेड़ में मारे गए लश्कर के 2 आतंकियों की पहचान हुई है। इस खबर को पे रोशनी डालते हैं। तो आप भी अपने सवाल पूछें, अपने सुझाव आप दें। जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले के किलबल इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में मारे गए लश्कर तौबा के 2 आतंकवादियों की पहचान कर ली गई है। उनकी पहचान समीर अहमद शाह और रईस अहमद मीर के रूप में हुई है। तो पुलिस ने कहा है कि शोपिया के गांव किलबल इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी के संबंध में पुलिस द्वारा उत्पन्न एक विशेष इनपुट के आधार पर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ द्वारा एक संयुक्त घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया गया था, जिसमें ये दोनों जो आतंकवादी हैं इनकी पहचान हुई। तो ये एक खबर है। और कैराना में शाह ने घर घर में भाजपा के लिए वोट मांगे और बोले पलायन कराने वाले खुद पलायन कर गए हैं। तो यूपी चुनाव है, तो गृह मंत्री अमित शाह वो यूपी के दौरे पे हैं। कैराना में वो गए थे। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण के लिए मुख्यमंत्री अमित शाह ने भाजपा के लिए वोट मांगे। शनिवार वह कैराना पहुंचे। अमित ने घर घर पर्चे बांटे। इस दौरान भाजपा के समर्थक भी मौजूद थे। शाह ने कहा कि योगी सरकार की वजह से हमें पलायन कराने वाले लोग पलायन कर गए हैं। और गृहमंत्री के साथ पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए अमित शाह ने कहा कि आज पश्चिम यूपी के कैराना में से भारतीय जनता का पर्चा बांटकर यहाँ से प्रत्याशी मृगंका सिंह के लिए वोट मैंने मांगा है। और कैराना में आज का माहौल देखकर मुझे बड़ी शांति मिलती है और पूरे प्रदेश में विकास की एक नई लहर दिखाई देती है। मोदी जी ने जो सारी योजनाएं भेजी हैं उसे योगी जी ने नीचे तक लागू किया है। पहले कैराना में लोग पलायन करते थे। आज लोगों ने कहा है कि आज मैं पलायन करने वाले मित्तल परिवार के साथ बैठा हूं। उन्होंने कहा कि अब हमें कोई भय नहीं है। तो भाई कुछ अन्य खबरें आपको बता देते हैं। ये आपको हमने पहले बता दिया था कि रैली रोड शो पर 31 जनवरी तक पाबंदी बढ़ा दी है। और कैराना में बिना मास्क प्रचार करते दिखे अमित शाह। तो हमारा निवेदन है सभी नेताओं से कि मास्क का अवश्य लगाएं, क्योंकि आप रोल मॉडल हैं और आपको देख के अगर आप मास्क लगाएं तो और लोग भी मास्क नहीं लगाएंगे। बिहार में कोरोना के 3003 नए मरीज और 24 घंटों में 10 संक्रमितों की मौत हुई है। कानपुर की नई डीएम बनी नेहा शर्मा।
और 29 जनवरी की बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में नहीं बजेगी गांधी की पसंदीदा धुन। और शुरू से ही जन अधिकारों को खत्म करने की कोशिश करती आ रही है मोदी सरकार, ऐसा राहुल गांधी का कहना है। और माइक्रो डोनेशन अभियान के जरिए युवा मतदाताओं को साधने के लिए भाजपा ने बनाई है रणनीति। यूपी चुनाव में मायावती का नारा है कि हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बसपा को सत्ता में लाना है। तो बहन मायावती भी चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं जोरों से। कुछ अंतर्राष्ट्रीय जो खबरें हैं उस पर हम बात कर लेते हैं। और कोरोना और फ्लू दोनों का एक साथ खात्मा करने के लिए दवाई बनाई गई है। ब्रिटिश बायोटेक फर्म ने इसे तैयार किया है। और कनाडा की सीमा पर 4 भारतीयों की मौत पर पीएम ट्रूडो बोले, बेहद दुखद मामला है, सख्त कार्रवाई करूंगा। तो जो कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं ट्रूडो, उन्होंने ये बात रखी है। 4 भारतीयों की मौत हो गई थी जो सीमा पे, कनाडा की सीमा पे, तो उस पर उन्होंने कहा कि बहुत दुखद मामला है और सख्त कार्रवाई इसके लिए मैं करूंगा। और चाइना ने कहा है कि यूएनजीए के अध्यक्ष का पेचिंग शीतकालीन ओलंपिक में भाग लेने का स्वागत। और यूनाइटेड नेशन ने यमन पर हुए हवाई हमले की निंदा करी है। और मलेशिया के पूर्व पीएम महाथिर अस्पताल में भर्ती हुए हैं। और पाकिस्तान में मारे गए चीनी इंजीनियर को 86 करोड़ का मुआवजा देगा पाकिस्तान। तो ये कुछ देश विदेश की खबरें थी। आयरलैंड सरकार अधिकांश कोविड प्रतिबंध हटाएगी। सीरिया में विस्थापित लोगों की मदद करेगा संयुक्त राष्ट्र। और जापान में 6.4 तीव्रता का एक भूकंप आया है और सुनामी की चेतावनी नहीं है, लेकिन ये भूकंप आया है 6.4 तीव्रता का। अब कुछ खेल की खबरों में बात करते हैं। आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं, सुझाव आप दे सकते हैं। और प्रो कबड्डी लीग में हरियाणा और यूपी की शानदार जीत, ये खेल की खबरें हैं। हरभजन सिंह ने टीम इंडिया को सलाह दी है। उन्होंने कहा कि टीम को विकेट लेने वाले स्पिनरों पर ध्यान देने की जरूरत है। और अब तीसरा जो वनडे होगा वो रविवार को होगा। और भारत, मैंने आपको बताया था कल कि जो पहला वनडे हार गया था और दूसरा भी कल वनडे हार गया था, 7 विकेट से कल दूसरा वनडे भारत आ रहा था। और जो पहला मैच था 31 रन से भारत आ रहा था, तो सीरीज भारत ने गंवा दी है। लेकिन अब ये देखना है कि भारत कल तीसरा मैच जीत पाएगा। अगर भारत तीसरा मैच जीतता है तो सम्मानजनक स्कोर रहेगा 2-1। लेकिन अगर कहीं हार होती है तो 3-0 से वाइट वॉश हो जाएगा। तो कल देखना है कि भारतीय टीम कैसे एकजुट होकर, टीम को यही हमारा निवेदन है कि एक साथ एकजुट होकर खेले, देश के लिए खेले और अपना बेस्ट आप परफॉर्म करें। और अगर हारे भी तो फाइट दे के आ रहे हैं, ऐसे नहीं हो कि 7 विकेट से आप हार रहे हो, 31 रन से हार रहे हो आप। ये बहुत थोड़ा ज़्यादा है। इसलिए आप एकजुट होकर खेलें और बॉन्डिंग आपकी दिखनी चाहिए टीम में, एक दूसरे को आप सपोर्ट करें। और राहुल की जो कप्तानी है, केएल राहुल, उस पर भी काफ़ी लोग निंदा कर रहे हैं उसके लिए। संजय मांजरेकर ने कहा है कि जो भारत की हार हुई है कि बीच के ओवर की गुत्थी सुलझाने के लिए कुलदीप यादव को टीम में लाना होगा वापस। और सुनील शेट्टी ने निकाली वेबसाइट पर भड़ास। आथिया राहुल की शादी को लेकर लिखी थी फेक न्यूज़। तो एक वेबसाइट पर लिखा होता है कि राहुल की शादी होने वाले, केएल राहुल की, इसलिए अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो सुनील शेट्टी ने उस वेबसाइट पे भड़ास निकाली है
कि उससे उसकी शादी खबरों से या उससे टीम राहुल के परफॉर्मेंस पे उसको असर नहीं पड़ेगा, तो उसको उससे ना जोड़ें। और जो IPL 2022 होगा तो 1214 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, 896 इंडियन है और 318 विदेशी प्लेयर्स के उसमें नाम शामिल हैं। और शाहिद अफरीदी ने भारत पाकिस्तान सीरीज के होने की उम्मीद जताई है। तो ये कुछ खेल की खबरें थी। और एक खबर और है, दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी गैरी क्रिस्टन, जिन्होंने भारत को 2011 का वर्ल्ड कप में उस टाइम कोच थे, वो अब जो IPL अहमदाबाद फ्रेंचाइजी के साथ कोच के और मेंटर के रूप में जुड़ेंगे। और उन्होंने कहा कि हार्दिक पांड्या के साथ काम करने के लिए उत्सुक हूँ, हार्दिक पांड्या उसके कप्तान होंगे। तो ये एक खबर हमने आपको बताई। बॉलीवुड की कुछ खबरें आपको बताते हैं हम। और बॉलीवुड में एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने एक बच्चे को जन्म दिया है और सैरोगेसी से इस बच्चे का जन्म हुआ है। तो शुक्रवार रात सोशल मीडिया पे उन्होंने ये पोस्ट किया। और एक्ट्रेस ने अपने जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उस पर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि हमें यह बताते हुए बेहद खुशी है कि हमने सैरोगेसी के जरिए अपने बच्चे का स्वागत किया है। अभिनेत्री ने आगे लिखा कि इस खास मौके पर हम सम्मान पूर्वक अपनी गोपनीयता की मांग करते हैं, क्योंकि इस समय हम अपना ध्यान अपने परिवार पर केंद्रित करना चाहते हैं। सभी का धन्यवाद। 2018 में प्रियंका चोपड़ा और निक जोन्स की शादी हुई थी। और सलमान खान का नया जो गाना है मैं चला, वो रिलीज़ हुआ है। तो वो तेज़ी से वायरल हो रहा है। लोग फैंस उस गाने को देख रहे हैं। उनका अपकमिंग सॉन्ग है मैं चला। तो इसका टीज़र सलमान खान ने लॉन्च किया है। तो लोग उस पे उसको देखकर फैंस काफ़ी एक्साइटेड हैं। और तमिल फिल्म निर्माता थाई सर्वनन ने अपनी दिवंगत मां के लिए एक स्मारक बनवाया है। ये एक खबर है। और आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, अपने सुझाव आप दे सकते हैं। दिग्गज अभिनेता अरुण बाली की तबीयत बिगड़ी और वो भी अस्पताल में भी भर्ती हुए हैं। तो 79 साल के हैं अरुण बाली। तो उनकी तबीयत उनकी ठीक नहीं है, इसलिए हॉस्पिटलाइज्ड है वो। और दूरदर्शन पर प्रसारित सीरियलों के लेकर आज के दौर की फिल्मों में काम कर चुके दिग्गज अभिनेता अरुण बाली की तबीयत ठीक नहीं है, हॉस्पिटलाइज्ड वो हुए हैं। और डॉक्टर ने कहा कि लता मंगेशकर के स्वास्थ्य में सुधार आ रहा है, लेकिन अभी वो ICU में ही हैं। तो ये खबरें हमने पूरे दिन की खबरें आपको सुनाई। और आपसे भी निवेदन है कि अभी जो कोरोना है वो समाप्त नहीं हुआ है। केसेस पहले से कम हो रहे हैं। दिल्ली में 11,500 करीब केस आए हैं। तो इसलिए जब भी आप घर से बाहर निकले, मास्क आप अवश्य लगाएं और 2 गज की दूरी बना के रखें। भीड़ भाड़ वाले जो एरिया जहाँ भीड़ होती है वहाँ आप ना जाएं अभी। और हो सके तो भी कुछ दिन घर पे ही आप रहें। और हम यही आशा करते हैं कि आप अच्छे काम करें, देश के लिए अच्छे काम करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें, अपने देश का नाम रोशन करें। मैं भारत अपनी पूरी टीम की तरफ से आप सबको जुड़ने के लिए धन्यवाद करता हूं। और आगे भी हम भारत की बात का ये कार्यक्रम आपको सुनाते रहेंगे, जिसमें पूरे दिन का आपको अपडेट मिलेगा। आप सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।